नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग आज देखने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। और बच्चों ये वन शॉट रिवीजन आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि बच्चों अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज करना एग्जाम के एक दिन पहले ये तो पॉसिबल नहीं है, बट जरूरी भी है, क्योंकि अगर सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे, चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर पेपर में जाके कैसे काम चलेगा, है ना। तो बच्चों इसके लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल अगर कोई है तो वो है वन शॉट रिवीजन। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवाएंगे, है ना, जिसमें आपको सारे के सारा जो पूरा चैप्टर है उसका पूरा सार कह लो या फिर कह लो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे इस एक लेक्चर में। तो बच्चों आज मैं जो वन शॉट लेके आई हूँ वो है आपका बल तथा गति के नियम का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बल और गति के नियम का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम लोग बल की सहज अवधारणा के बारे में बात करेंगे, जड़त्व और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम, और बेटा जी संगामी बलों का संतुलन, संवेग संरक्षण का नियम, ये सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो हमने एक चीज देखी है कि यार गति हो रही है। यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो हमारी जो कार है गति कर रही है, या फिर कोई भी अगर आप वस्तु को गति करते हुए देखते हो तो क्या लगता है, क्या फील होता है। तो अब यार फील तो मैम यही हो रहा है कि यार वस्तु समय के साथ अपनी जगह बदल रही है या पोजीशन बदल रही है, तो इसका मतलब कि मैम गति हो रही है। बट क्या आपको पता है कि असल में किसी भी वस्तु की गति के पीछे का जो कारण है वो बल ही होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी मतलब कार हो, बस हो, साइकिल हो, कोई भी अगर वस्तु गति कर रही है तो हर एक वस्तु में गति का जो कारण होता है बेटा वो होता है बल। क्या होता है? वो बल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये बल है क्या। तो जो बल की वैसे तो कोई डेफिनेशन है नहीं एग्जैक्टली, है ना, तो लेकिन हम लोग जो मेनली कहते हैं कि भाई बल को कैसे समझा जाए, तो बल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो टर्म यूज करते हैं, धक्का और खिंचाव। तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना, तो ये धकेलना और जो खींचना है ना, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? बल कहेंगे। तो बल और कुछ नहीं बल्कि क्या है? बल्कि धक्का और खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है। ठीक है, धक्का या फिर खिंचाव। बच्चों अब यहाँ पर जो बल के बारे में आपको एक जो और जानकारी मैं देना चाहूंगी वो ये कि बल क्या है? एक सदिश राशि, यानी कि इसमें दिशा की जरूरत होती है। परिमाण के साथ साथ आपको दिशा का ही पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस बस को सारे बच्चे इस दिशा में धक्का दे रहे हैं, तो ये बस जो है ये इस दिशा में ही गति कर रही है। तो जो बल का प्रभाव है वो एक निश्चित दिशा में देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो है कि क्या निर्जीव वस्तुएं बल लगा सकती हैं। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे कि हाँ निर्जीव वस्तुएं भी बल लगा सकती हैं। ठीक है, अब ये बल बेटा जी कितना लगेगा ये आपको आगे पता चल जाएगा जब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के तृतीय नियम की। ठीक है, तो बेसिकली क्रिया प्रतिक्रिया नियम में आपको प्रॉपर और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखो जब भी हम लोग किताब को धरती पर रखते हैं तो जो हमारी किताब है वो धरती पर कुछ ना कुछ बल लगा रही होती है। ठीक है, धरती पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होती है। अब जो ये बल है वो कितना लगता है बेटा? तो जो ये बल है वो लगता है अपने भार के बराबर। यानी कि हमारे अगर कोई पुस्तक है तो क्या कर रही होगी, अगर आपने उसको जमीन पे रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ है, तो वह निर्जीव वस्तु क्या करेगी? अपने भार के बराबर उस वस्तु पर बल लगा रही होगी। और बदले में देखो जो हमारी धरती है वो भी क्या कर रही होगी? इस वस्तु पर बल लगा रही होगी। तो याद रखिएगा कि हाँ निर्जीव वस्तुएं बल लगा सकती हैं।
अब बच्चों जरा बल के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है हमारा चुंबकीय बल। तो चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है उसे कहते हैं चुंबकीय बल। आपने देखा होगा कि अगर आप चुंबक को किसी भी कील के पास लेकर के जाओ तो वो अपने आप इसके पास आकर चिपक जाती है। तो ये बल जो है वो क्या है, चुंबकीय बल है। वैद्युत चुंबकीय बल, भाई किसी भी तार में हमने विद्युत को प्रवाहित किया तो हमने देखा कि उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। और आप जैसे कि यहाँ पर छोटा सा वीडियो है इसमें देख सकते हो, अभी ये क्लिप्स पड़ी हुई हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है इसमें वैसे ही देखो ये सारी क्लिप्स इससे चिपक जा रही है जाकर के। तो ये क्या है, दूसरा प्रकार है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से फेंकते हो तो वो नीचे जाती है, क्योंकि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो बेटा जी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है, ये भी बल का ही प्रकार है। जैसे कि आप भाई देख लो, मैंने किसी वस्तु को मान लो छोड़ा तो वो अपने आप नीचे जा रही है ना। तो मतलब कि मान लो अगर सेब को ध्यान से देखो तो ये सेब जो है इसमें भी गति आ गई ना। अब लेकिन ये गति आई किसकी वजह से है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आई है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ये सेब है इसको गति कराने वाला कौन है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। घर्षण बल, तो जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही होगी तो सतह और वस्तु के बीच में एक बल लग रहा होगा जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। आगे बढ़ेंगे, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये बच्चों के आप नाम नोट कर सकते हो, बाकी इनके बारे में समझने की भी कोई जरूरत है नहीं। अब हमारे पास जितने भी बल थे, आप चाहे वैद्युत चुंबकीय बल बोल लो, चाहे चुंबकीय बल बोल लो, चाहे आपका नाभिकीय बल बोल लो, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल बोल लो या घर्षण बल बोल लो, तो अगर आप इनमें देखो, अगर हम इन सभी बलों को देखें तो इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं, तो जब बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई सामान को उठाना है तो बिना हाथ लगाए आप सामान को उठा नहीं सकते हैं। साइकिल चलानी है तो बिना पैर से पैडल मारे आप साइकिल को नहीं चला सकते हैं। यानी कि पेशीय बल क्या है, संपर्क बल है। बिना संपर्क के काम नहीं हो रहा होगा, ये प्रभाव इसका नहीं दिखेगा। असंपर्क बल क्या है, तो जो बल वस्तु के संपर्क में आए बिना कार्य करे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु को छोड़ा, अब देखो हमारी पृथ्वी और वस्तु के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, छू नहीं रही है, बट उसके बाद भी जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर जा रही है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखो तो चुंबक को अगर आप किसी कील के पास लेके जाते हो तो उस काफी दूरी से ही आप देखोगे कि वो जो कील है उसके ऊपर मूवमेंट आपको दिखेगा। यानी कि जो हमारा चुंबकीय बल है इसमें भी स्पर्श की जरूरत नहीं है। अब बेटा जी हमने बल के प्रकार तो देख ही लिए हैं, अब जरा हम लोग और देख लेते हैं कि बल एग्जैक्टली क्या क्या कर सकता है। ठीक है, बल और क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जरा मैं एक काम और बताना चाहूंगी आपको, नोट कर लीजिएगा। गुरुत्व का दूसरा नाम भार भी है, ये बस आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आपको जो है पूरा डिटेल में आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। तो जब मैं गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो वस्तु है अगर आप उसको टेबल पे रखते हो तो वो अपने भार के बराबर उस मेज पर बल लगा रही होगी, है ना, भार के बराबर बल लगा रही होगी। तो वो जो भार है वो क्या है, तो भार और कुछ नहीं बल्कि क्या है, गुरुत्व बल है। ठीक है, चलो अच्छा, फिलहाल मैं इसके आगे एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हमारा बल है वो और क्या क्या कर सकता है। तो देखो बेटा, बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो देखो जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में अगर देखें तो
मम्मी को भी आटा गूंथते हुए देखना, ठीक है। तो हम प्रॉपर वो अपने हाथों से फोर्स लगा लगा आटे गूंथती हैं, है ना। फोर्स लगा लगा करके ही आप आटे को जिस भी शेप में चाहो वैसे बना सकते हो। तिकोनी रोटियां बनानी है तिकोनी बना लो, गोल बनानी है गोल बना लो, कैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये भी नहीं भूलना है, बल क्या कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है। वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलो अब जरा आगे देखते हैं बच्चों। अब जरा आगे देखेंगे। देखो, तो यार जो बल है वो आकार में परिवर्तन कर सकता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो हमें पता है कि हाँ नींबू निचोड़ते हैं तो भाई बल ही लग रहा है, तभी आकार में परिवर्तन हो रहा है। बट अगर मैं फिजिक्स में बात करूं कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें के पीछे बल है, तो ये क्या मतलब हुआ, है ना। इसको एक बार देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक कार रुकी हुई थी, ठीक है। इस कार को जैसे ये बच्चा धक्का देता है तो बच्चों धक्का क्या होता है, धक्का होता है बल। धक्का किसके बराबर है, धक्का बराबर है बल के। तो जैसे ही लड़का कार को धक्का दे रहा है वैसे ही क्या हुई, कार गति में आ गई, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो, अगर आप सोचो कि भाई जो ये कार है अगर ये तेजी से जा रही है, इसको रोकना है तो कैसे रोकोगे, आप कहोगे मैम बहुत आसान है, हम आएंगे और आके ऐसे हाथ लगा लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने वापस से विपरीत दिशा में क्या किया, बल लगाया। आपने क्या किया, विपरीत दिशा में बल लगा दिया। जैसे आपने बल लगाया वैसे ही क्या हो गया, हमारी कार रुक भी गई। तो बच्चों जो हमारा बल है वो क्या करेगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो ये तो क्या है बच्चों, बल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल की। देखिए आपकी अभी जो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बल कर सकता है, बट सारे बल नहीं, है ना, सारे बल नहीं। आपको मैम अभी कौन से बल, अभी तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल बताया, फिर आपने जो है बोला कि चुंबकीय बल भी है, उसके बाद आपने बोला कि नहीं नहीं सारे बलों को हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल, ठीक है। अब आप कहोगे मैम फिर अब ये कौन सा वाला बल है, तो बच्चों अब यहां पर मूवमेंट वाली बात है कि किस तरह का या किस प्रकार के जो बल हैं वो मूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हैं दो प्रकार के बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक वस्तु पर बहुत सारे बल एक ही टाइम पर लग रहे होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है। अब मैं इसको इधर से धक्का दे रही हूं, कोई इसको इधर से धक्का दे रहा है, कोई इसको नीचे से धक्का दे रहा है, कोई इसको ऊपर से नीचे धक्का दे रहा है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहा है और एक ही टाइम पर लग रहे हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस स्थिति में जो हमारी वस्तु है वो गति करेगी या नहीं करेगी। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है कि भाई बल जो लग रहे हैं वो कौन से हैं, संतुलित बल हैं या असंतुलित बल हैं। बच्चों संतुलित बल क्या होते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो कि भाई मान लो इधर भी 400 न्यूटन का बल लग रहा है, इसके विपरीत भी 400 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जब दोनों साइड में 400 न्यूटन के बल लग रहे हैं तो क्या होगा, जो इधर वाला जो बल है इसने क्या किया, इस वाले बल का प्रभाव नष्ट कर दिया। अब कोई मुझे इधर से ही पकड़ खींचे, इधर से पकड़ खींचे तो क्या मैं मूव करूंगी, नहीं करूंगी। बट अगर मान लो इधर फोर्स ज्यादा हुआ तो मैं उधर झुक जाऊंगी, है ना। तो याद रखना बच्चों, अगर संतुलित बल किसी वस्तु पर लग रहे हैं, है ना, मान लो इस ये बल भी है, ये बल ये बल ये बल, तो ये क्या करेगा, जो ये वाला बल है ये वाले बल को के प्रभाव को नष्ट कर देगा, नीचे वाला बल ऊपर वाले के प्रभाव को नष्ट कर देगा। और इस मोमेंट पे जो ये हमारी वस्तु है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और
जो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है? संतुलित बल ऐसे बल हैं जो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखो, यहां बच्चों कौन सा बल है? संतुलित बल है। बट अगर मान लो यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर उठ गया, लेकिन अगर तुम यहां पर देख पा रहे हो तो कोई भी किधर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर भी 300 न्यूटन है, इधर भी 300 न्यूटन है। बट अगर आप यहां पर देखो तो इधर लोग ज्यादा हैं, तो इधर क्या होगा भाई? अगर इधर लोग ज्यादा हैं तो ये क्या करेगा? इधर जो है मूव करने लगेगा, ये इधर इनकी ओर झुकने लगेगा, है ना। तो बच्चे इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो असंतुलित बल है वही क्या कर रहा होगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहा होगा, है ना। तो भाई अगर इधर 3 लोग हैं और इधर 4 लोग हैं, मान लो इधर है 400 न्यूटन का फोर्स, इधर है 300 न्यूटन का फोर्स, किधर का फोर्स ज्यादा? इधर का बल ज्यादा। तो क्या होगा? वस्तु की जो गति है वो इधर ही होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि बच्चों जो असंतुलित बल है, असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो पाता है। या कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को मूव करवाना होगा, गति करवाना होगा, तो बेटा जी किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग असंतुलित बल का इस्तेमाल करेंगे। सही है। चलो लेट्स मीट अरस्तु साहब। तो ये कौन है? ये कौन है? किसी को पता है? तो ये है अरस्तु। तो ये अरस्तु हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उस टाइम के। तो अरस्तु ने जो परिकल्पना दी वो ये दी कि जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बट इन्होंने एक बात और बोली। इन्होंने कहा अगर किसी वस्तु को लगातार गति करते जाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वस्तु लगातार गति करती रहे तो उस पर लगातार बल लगाते रहना पड़ेगा। तो भाई लेकिन ये बात तो गलत हो गई, खंडित हो गई। कैसे खंडित हुई आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु ने ये बोला कि अगर यदि कोई वस्तु निरंतर गति करते रहना चाहती है, तो उस पर लगातार बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ मैम इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरस्तु ने ये बात क्यों बोली? अरस्तु ने ये बात इसलिए बोली, उन्होंने एक क्रिकेट की गेंद को देखा। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम लोग बैट से बॉल को हिट करते हैं तो हमारी जो बॉल है वो कुछ दूर जाके रुक जाती है। तो अरस्तु ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉल चलती रहे तो आपको वापस जाके बॉल को हिट करना पड़ेगा, वापस जाके बॉल को बल्ले से मारना पड़ेगा। लेकिन गैलीलियो साहब ने क्या करा? गैलीलियो साहब ने अरस्तु की परिकल्पना का विरोध किया। अरस्तु ने जो परिकल्पना अरस्तु ने दी थी उसका विरोध किया। गैलीलियो ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया किसी भी कारण से, मान लो तुमने किसी वस्तु पर बल लगा करके उसको गति में ला दिया, तो वह वस्तु
अपने आप से नहीं रुकेगी, अपने आप से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला पाएगी। या फिर ये कह लो कि जो हमारी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती ही नहीं है। अगर वस्तु गति में आ गई है तो वो गति में रहना चाहती है, अगर वस्तु रुकी है तो वो रुके ही रहना चाहती है। तो गैलीलियो ने अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी किया। अच्छा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कुछ इस प्रकार से जो है ऐसा इस ढलान टाइप का उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया और इसमें उन्होंने क्या करा, बॉल को छोड़ा। ठीक है, और जो ये फ्लोर था है ना, जो ये जगह थी ये बहुत ज्यादा चिकनी थी। उन्होंने तब उस टाइम पर घर्षण बल का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों को नहीं पता था घर्षण बल के बारे में। बट जो हमारे गैलीलियो थे उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स है जिस बॉल की गति को रोक रहा है, जिस दिशा में बॉल आ रही है उसके विपरीत जो ये बल लग रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉल जो है धीमी पड़ रही है। अगर हमने बहुत ही क्या कर दिया, हमने ये बहुत ज्यादा चिकना कर दिया। ठीक है, फ्लोर बहुत ही चिकना है, घर्षण बल बिल्कुल कह सकते हैं निगलेक्ट है, 0 है। तो जो ये बॉल है देखो, ये अपने आप ही गति करती चली जाएगी, अपने आप गति करती चली जाएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, है ना। तो बच्चों बेसिकली जो ये गुण है, जो उन्होंने बॉल के अंदर का जो ये गुण बताया या किसी वस्तु के अंदर का जो ये गुण था उसको नाम दिया जड़त्व, है ना। तो भाई जड़त्व क्या है? किसी वस्तु के अंदर वह गुण, ये वस्तु के अंदर ही गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में गुण होता है ना। याद रखना, जड़त्व गुण प्रत्येक वस्तु में होता है कि वस्तु स्वयं से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। स्वयं से अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में वो समर्थ नहीं होती है, खुद से वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगी। जड़त्व की माप क्या है? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा होगा। तो याद रखना, जो जड़त्व है उसकी परिमाप क्या होती है? उसकी परिमाप होती है उस वस्तु का द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के अंदर जड़त्व उतना ज्यादा होगा जितना उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जैसे कि ये हाथी क्या है, बैठा हुआ है। अब ये हाथी क्या है, बहुत बड़ा है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो फिर हम क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर अगर बैठा हुआ है तो क्या है, विराम का गुण बहुत ज्यादा है ना। विराम का जो जड़त्व है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा, इसको तुम आसानी से खिसका विसका नहीं सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जड़त्व के बेसिकली 2 प्रकार हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। कुछ एग्जाम्पल भी हैं। अगर हमारी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, गति में रहना नहीं, मतलब खुद से गति में नहीं आ पाएगी। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और वस्तु के इस गुण को हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारी बस अचानक से चल पड़े, बस रुकी हुई थी, अचानक से चल पड़ी तो क्या होगा, हम भाई पीछे की ओर गिर जाते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये था कि भाई पहले तो पूरी बॉडी रेस्ट पर थी, जैसे बस अचानक से चली तो जो हमारे पैर हैं वो तो गति की अवस्था में आ गए, बट हमारे कमर के ऊपरी जो हिस्सा था वो अभी भी विराम की अवस्था में था। घोड़ा अगर अचानक से चल देगा तो क्या हो, घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाएगा। कंबल को अगर तुम क्या करोगे, अचानक से झाड़ो, है ना, बेडशीट को अगर ऐसे तुम झाड़ोगे तो क्या होगा, फटकारोगे तो क्या होगा, पानी की बूंदे या फिर जो है हमारे जो धूल के कण हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे जैसे तुमने झटका मारा वैसे क्या होगा, वैसे जो धूल के कण हैं वो तो विरामावस्था में थे, वो तो अपने आप क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। पेड़ को हिलाओगे तो क्या होगा भाई, जो सूखे पत्तियां वो क्या होंगे, गिर जाएंगे, है ना। पके हुए फल गिर जाते हैं। रीजन क्या है, विराम का जड़त्व, है ना। जैसे कि आप देखो तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, जैसे ही हमने जो है इस कार्डबोर्ड को धक्का मारा वैसे हमने क्या देखा कि सिक्का वहीं पर ही गिर गया नीचे, क्योंकि आपने धक्का कार्डबोर्ड को मारा था, गति कार्डबोर्ड में आई है, सिक्का वहीं पर ही गिर गया। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक और ही प्रॉपर, ये देखो लाइव एग्जाम्पल है ना, देखो लाइव एग्जाम्पल है किसका,
हमारा न्यूटन गति का पहले नियम का। देखो न्यूटन गति का पहला नियम, या कह दो जड़त्व का नियम, है ना। देखो गैलीलियो का प्रयोग, यही तो है। चलो अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट है गति का जड़त्व। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही ट्रक अचानक से टकराता है वैसे ही लड़की आगे उछल गिर जाती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही ट्रक इस चट्टान से टकराया तो जो ट्रक था वो तो विरामावस्था में आ गया, पर इस लड़की में अभी भी गति थी, इस लड़की के अंदर तो अभी भी गति थी, इसलिए क्या हुआ, ये उछल के आगे की ओर गिर गई। जो हमारे लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर दौड़ के आते हैं, उसका रीजन क्या है, ताकि उनके अंदर गति का जड़त्व आ जाए और काफी वो जो है ऊंची छलांग लगा पाए या फिर और लंबी कूद लगा पाए। ठीक है, मान लो जो गाड़ी है वो हमारी अचानक से रुक जाती है, चलती हुई गाड़ी अगर अचानक से रुकेगी तो क्या होगा, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई जैसे ही अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा वैसे ही हमारे जो नीचे वाली बॉडी थी, जो कमर के जो निचला हिस्सा था वो तो क्या हुआ, विराम की अवस्था में आ गया, पर कमर के जो ऊपरी हिस्सा था वो अभी भी गति में था। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या है, ये बेटा जी गति के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कार है, कार के जब भी हम लोग बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो अपने सामान को कार के ऊपर रस्सी से बहुत अच्छे से मजबूती से बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, क्योंकि मान लो अगर अचानक से ब्रेक लगेगा तो होगा क्या, तो जो कार है वो तो रुक जाएगी पर जो सामान है वो आगे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि सामान में तो अभी भी गति है। तो बच्चों जड़त्व क्या है, जड़त्व हम कहेंगे वस्तु के अंदर का वह गुण जो अपनी अवस्थाएं परिवर्तन का विरोध करता है ना, उसे क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। तो गति के जड़त्व के बेटा कौन से एग्जाम्पल हैं, अगर घुड़सवार, अगर मान लो अगर घोड़ा अचानक से क्या हुआ, अचानक से रुक गया तो जो बैठा हुआ घुड़सवार वो आगे की ओर गिर जाएगा। बस जब जो है अचानक से क्या होगी, रुकेगी, तो जो लोग हैं वो आगे की ओर झुक जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों को मना करते हैं कि भाई चलती हुई बस से मत उतरो, है ना, चलती हुई ट्रेन से मत उतरो। उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन यही है, अगर आप अचानक से चलती हुई बस से उतरोगे तो होगा क्या, बस चल रही थी तो आप में भी गति थी, जैसे ही आपने पैर जमीन पे रखोगे तो जमीन तो रुकी हुई है, लेकिन आपके अंदर तो गति थी, तो होगा क्या, असल में होगा ये कि आप तुरंत ही गिर जाएंगे। तो भाई चलती हुई बस से अगर उतरोगे तो क्या होगा, बस की दिशा में गिर जाओगे। लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने के पहले कुछ दूरी दौड़ते हुए आता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गति के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली जो है ये सारी बातें जो हैं, यही सारी बातें न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में बताई हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन साहब ने इसी बात को कुछ इस प्रकार से कहा कि कोई भी वस्तु स्वयं ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी। असंतुलित बल की
आवश्यकता होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो भाई जब तक असंतुलित बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है या खुद से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। सारी बातें एक ही हैं, यही जड़त्व है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम लोग संवेग की। ठीक है, तो जैसे कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वैसे ही जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसे संवेग का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों जो हमारी दूसरा नियम है वो संवेग पर ही आधारित है। अब आप सोचो कि अगर ये बड़ी बॉल है, अगर इसको फेंका जाए तो आप इसको आराम से कैच कर पाओगे, फिर छोटी बॉल को तो आप कहोगे मैम हम इस छोटी सी बॉल को आते हुए आराम से कैच कर सकते हैं, लेकिन इस बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों इसको रोकने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी, बट इस बड़ी वाली बॉल को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस छोटे बल का संवेग क्या है? कम है। इससे बड़ी बल जो बॉल है, बड़ी गेंद जो है, इसका संवेग अधिक है। तो अब संवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, या संवेग किन बातों पर निर्भर करता है? तो बच्चों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। यानी कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसको कहते हैं संवेग। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। याद रखना कि जो संवेग है इसको हम बेटा पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो याद रखना द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ज्यादा होगा, वेग जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों ऐसे आप समझो ना कि अगर मान लो कोई वस्तु बहुत बड़ी है ना, कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी है, मान लो ट्रक है, ट्रक को रोकना कठिन है क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका संवेग बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से अगर कोई बंदूक से गोली निकल रही है तो क्या उसको रोक पाओगे? वो तो छोटी है, द्रव्यमान कम है उसका, बट उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब जो संवेग में जितना देखो, अब जो बेसिकली जो संवेग है वो जो संवेग है वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई किसी वस्तु पर बल कितना लगेगा। अब कैसे लगेगा तो ध्यान देखना, जो इसका स्टेटमेंट है उसको ध्यान देखना। ठीक है, तो असल में किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो गति विषयक दूसरा नियम वो क्या है कि भाई किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल है, किसी वस्तु पर कितना बल लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि जो संवेग है वो दो बातों पर डिपेंड करता है।
पहला द्रव्यमान पर, दूसरा वेग पर। अब आप सोचो कि ये ट्रक आ रहा है, आप क्या करेंगे, इस ट्रक को रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रक को रोकने का मतलब क्या है, ट्रक को एकदम से रोकने का मतलब है उसका वेलोसिटी जीरो करना। अब आप सोचो कि अगर हमारा ट्रक 100 की स्पीड से आ रहा है तो आप क्या करना चाहते हो, उसकी वेलोसिटी में एकदम से 100 से जीरो में परिवर्तन, है ना, 100 से जीरो ला रहे हो, है ना। अब आप खुद सोचो कि संवेग में कितना बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो। तो किसी वस्तु को अचानक से रोकने में तभी बल ज्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े अमाउंट में क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आप अपने ऊपर सोचो कि जब हम लोग कभी कभी दौड़ के जा रहे होते हैं तो अचानक से रुकना ही बेटा जी क्या होती है, बहुत दिक्कत होती, लगता है कि हम गिर जाएंगे। अगर आप आराम से चल रहे हो तो फिर तो कभी कोई बैलेंस में दिक्कत नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि जो ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन के सामने कोई भी आ जाए, ट्रेन रुकती नहीं है। रीजन क्या है, ट्रेन बहुत बड़ी है, ट्रेन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। द्रव्यमान बहुत ज्यादा है मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि संवेग कहीं ना कहीं ज्यादा है। वहीं पर ही अब सोचो ट्रेन स्पीड में चल रही है तो द्रव्यमान तो उसका है ही बहुत ज्यादा, अब उसके पास वेलोसिटी भी है। तो सोचो कि संवेग कितना ज्यादा हो गया। अब अगर ट्रेन के सामने अचानक से कोई आ गया तो क्या करना होगा, हमें वेलोसिटी को एकदम से जीरो करना होगा, यानी कि संवेग में बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। अब संवेग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा फोर्स उतना ज्यादा लगता है। तो याद रखना कि बल कितना लगेगा, जितना संवेग में परिवर्तन करना होगा। तो संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा। वहीं पर ही बच्चों जो टाइम है बेटा, टाइम पर भी डिपेंड करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी भी ट्रक या किसी भी साइकिल को मान लो, अगर आप आराम से रोकते हो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम लोग धीरे धीरे फोर्स लगा लेते हैं। अगर मान लो साइकिल को, चलती साइकिल अचानक से रोकना पड़ जाए तो क्या होगा बेटा जी, फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि पहली चीज, अगर संवेग बहुत ज्यादा है तो भी बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर कम समय है, समय अगर कम है तो फिर क्या होगा, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, दूसरा कितने समय में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु का जो संवेग है परिवर्तन की दर है वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यानी कि बल के बराबर होती है। वस्तु के रेखीय संवेग है परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है ना। तो मतलब कि जो संवेग है परिवर्तन है वो बल की दिशा में ही होगा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, F बराबर डेल्टा P बटे T। डेल्टा P और कुछ नहीं बल्कि क्या है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग है। अंतिम संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। बेटा प्रारंभिक संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। यहां से आप देख सकते हो द्रव्यमान कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। v माइनस यू अपॉन टी को बेटा क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और यही इसी बेटा जी F बराबर डेल्टा P बटे T से हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, F बराबर ma। कौन सा फॉर्मूला मिलता है, F बराबर ma, F बराबर ma। तो इस प्रकार से बच्चों हमें जो है F बराबर ma फॉर्मूला मिल जाता है। अब ये फॉर्मूला हमसे क्या बता रहा है कि देखो अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, हमें पता भी है। अगर भाई कोई बड़ी वस्तु है तो उसको खिसकाने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसको खिसकाने में हमें कम बल लगाना पड़ेगा। अगर किसी भी मान लो अगर अपनी साइकिल को हमें तेज चलाना है, यानी कि अगर चाहते हो आप कि त्वरण बहुत ज्यादा हो, है ना, तो भाई हमें क्या करना होगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर त्वरण कम चाहते हो
तो इसका मतलब क्या है, बल कम लगाना पड़ेगा। सही है, तो इतनी बातें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। अक्सर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछेगा कि जब हम लोग मान लो कोई भी इंसान तीसरी मंजिल से कूद जाता है, अगर मान लो तीसरी मंजिल से कूदा और जमीन पे गिरा तो उसकी वहीं पर ही तुरंत मौत हो जाती है। बट हम लोग इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पानी के अंदर कूद जाते हैं, पर फिर भी हमारी मौत क्यों नहीं होती या हमें चोट क्यों नहीं लगती है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन थोड़ा ध्यान सुनिएगा। असल में क्या हो रहा है, असल में हो ये रहा है कि जब हम ऊंचाई से गिर रहे थे, ठीक है, मैं कूदे वहां से, तो क्या था, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा संवेग था, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बहुत अधिक था। जैसे ही हम धरती से टकराए तो धरती तो नीचे दबेगी नहीं, है ना, धरती नीचे दबेगी नहीं, यानी कि क्या हुआ, जो हमारी शरीर के अंदर जो गति थी वो एकदम से क्या हो गई, जीरो हो गई, वेग एकदम से जीरो हो गया। यानी कि संवेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन और बहुत ही कम समय में हुआ। ठीक है, बहुत ही कम समय में अधिक संवेग में परिवर्तन हुआ, यानी कि बल बहुत ज्यादा हम पर लगा, जिससे हमारे हाथ पैर टूट गए, हाथ पांव टूट गए, हड्डियां टूट गई। अब वहीं उसका ऑपोजिट सोचो कि जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर छलांग लगाता है तो क्या होता है, जो व्यक्ति वो पानी के अंदर काफी दूर जाने के बाद, है ना, फिर वो रुकता है। ठीक है, असल में हो क्या रहा है कि जो हमारा पानी है वो तो भाई नीचे दब जा रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारा व्यक्ति है जिसने पानी में छलांग लगाई है, उसका जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है ना, यानी कि यहाँ पर समय बढ़ रहा है और जो संवेग में परिवर्तन है वो थोड़ा थोड़ा, यानी कि देखो वेलोसिटी में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि संवेग में छोटा सा परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कम संवेग में परिवर्तन हो रहा है और समय क्या है, ज्यादा समय में कम संवेग परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल का प्रभाव कम पड़ रहा है और इसलिए क्या होगा भाई, चोट नहीं लगती है पानी में छलांग लगाने पर। जब भी कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? उसका रीजन ये है, अगर यहीं पर ही कैच कर लेगा तो भाई इसने क्या किया, बहुत ही कम टाइम में एकदम से वो कैच करने की कोशिश करेगा तो बॉल क्या होगी, तुरंत जो है गिर जाए, या कह सकते हैं उसके हाथों में बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। बट वहीं पर अगर वो बॉल को धीरे नीचे आके, तो उससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बेसिकली जो है वो समय बढ़ा रहा है ना, नीचे समय बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, समय बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, बल का प्रभाव कम होगा। तो समय बढ़ रहा है, संवेग और धीरे धीरे क्या होगा, उसका वेग भाई कम होता जाएगा बॉल का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई समय बढ़ने से क्या हो रहा है कि भाई जो हमारा जो बॉल है, बॉल के द्वारा जो लगाया गया बल है वो खिलाड़ी के हाथों में कम प्रभाव डालेगा और उसके हथेलियां नहीं टूटेंगी, हथेलियों में चोट नहीं लगेगी। बट अगर अचानक से ऐसे ही कर लेगा तो क्या होगा, उसके हथेलियों में बहुत ज्यादा चोट लग सकती है ना। जो लोग जूडो कराटे करते हैं वो एक झटके में ही क्या करते हैं, ईंट को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ा भाई, कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन, है ना। चलो, आपने अक्सर जो है देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में जब भी गृह प्रवेश या शुभ काम होता है तो नारियल तोड़ा जाता है और पंडित जी कहते हैं एक झटके में ही नारियल को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हो, अचानक से हमने क्या किया, पूरी ताकत के साथ जैसे ही नारियल को हमने जैसे ही फर्श पे डाला, वैसे क्या हुआ, वैसे ही बच्चों वो तुरंत एक झटके में टूट जाता है। पर अगर तुम स्लो लेके आओगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि बच्चों क्या हुआ, हमारे नारियल में एकदम से तेजी में गति थी और जैसे ही वो फर्श पे गिरा वैसे उसका वेलोसिटी एकदम जीरो, यानी कि क्या हुआ भाई, एकदम से जो है ज्यादा संवेग में परिवर्तन हुआ। ज्यादा संवेग में परिवर्तन तो बल ज्यादा, कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन करोगे तो फोर्स ज्यादा ही लगेगा। अब बच्चों आते हैं हमारा न्यूटन के तृतीय नियम पे। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? तो तीसरा नियम कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, यानी कि भाई देखो, जो न्यूटन का जो तीसरा नियम वो ये कहता है कि अगर कहीं पर भी
बल लग रहा है तो कभी अकेला बल नहीं लग रहा होगा, वहां पर कोई दूसरा बल भी लग रहा होगा। जैसे जब हम पानी के अंदर जा रहे थे तो अगर हम पानी के अंदर जा रहे हैं तो पानी भी हमें ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। यानी कि जितने भी, अगर अभी आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे कि भाई यांत्रिक यानी भौतिकी में एक बात सामने आई कि इस प्रकृति में कोई भी बल अकेला नहीं पाया जाता है, हमेशा दो बल जोड़े में काम कर रहे होते हैं और एक ही टाइम पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो गति का जो तृतीय नियम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखना तो हुआ क्या, अगर आपने देखा हो तो ये नीचे कूद रहा है, जैसे ये नीचे कूदेगा फिर तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, असल में हुआ क्या, इसने जो है नीचे की ओर एक बल लगाया, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला क्रिया बल। अब होगा क्या, इसे उतना ही बल ऊपर की ओर मिलेगा, इसे उतना ही बल ऊपर की ओर मिलेगा और इसलिए क्या होगा, ये ऊपर की ओर चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर चला जा रहा है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो सबने झूला तो झूला होगा ना, तो झूले में क्या करते हैं हम लोग जो है झूले में जो है सोचते हैं कि जितना ज्यादा जो है पैर लगा करके अगर पीछे की ओर जाएंगे उतना आगे अपने आप चले जाएंगे। तो असल में हो क्या रहा है, हम जितना पीछे की ओर फोर्स लगा रहे होते हैं उतना ही हमें आगे की ओर बल मिलता है और हम आगे की ओर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कभी गुब्बारा अगर फुला रहे हो तो जैसे ही गुब्बारा हाथों से छूटता है गुब्बारा हवा में तेजी से उड़ता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही गुब्बारा छूटा हाथ से तो असल में हुआ क्या, तो जो उससे गैस जो उसमें जो तुमने हवा भरी थी, जो गैसें भरी थी, वो क्या होंगी, बहुत तेजी से नीचे निकलती हैं, है ना, बहुत तेजी में। अब हुआ क्या, असल में ऐसे समझो कि जो हमारा गुब्बारा था उससे क्या भाई गैसें बहुत तेजी से नीचे निकल रही हैं। अब फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो बच्चों होगा क्या, उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा, उतनी ही प्रतिक्रिया क्या होगी, ऊपर की ओर मिलेगी और जो गुब्बारा है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम बेटा वो है क्या, वो यही है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस वस्तु पर उतना ही बल और लगेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। असल में हम धरती को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, इसलिए हम आगे पहुंच पा रहे हैं। तो भाई हम धरती को दे रहे हैं पीछे की ओर धक्का, तो धरती हमें दे रही है आगे की ओर धक्का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जरा सोचो कि लड़की कैसे तैर पा रही है। लड़की क्या कर रही है, अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का दे रही है। तो अब जितना पीछे की ओर धक्का देगी क्या होगा, इसको आगे की ओर उतना ही बल मिलेगा। आपने अगर कभी देखा हो तो जब हम लोग नाव चलाते हैं या फिर जब पानी में तैरते हैं तो हम लोग हाथों से पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। क्यों, जब हम पीछे की ओर धक्का देंगे तो पानी हमें क्या करेगा, आगे की ओर धक्का देगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो ना, दो बल काम कर रहे हैं ना भाई, हम पहले पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, फिर पानी हमको आगे की ओर धक्का दे रहा है। उसी प्रकार से जब कोई लड़का नाव से उतर रहा है तो क्या होगा, बच्चों को नाव से उतरते टाइम क्या करेगा, क्या वो नाव को पीछे की ओर धक्का देगा, नाव को पीछे की ओर धक्का देगा और नाव क्या करेगी, इसको आगे की ओर धक्का देगी। इस तरह से बच्चों क्या होगा, ये नाव से उतर पाएगा। तो यानी कि बच्चों जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है बच्चों क्या है, वो सदैव युगलों यानी कि जोड़ों में पाए जाते हैं। अगर कोई पिंड ए है तो पिंड ए पिंड बी पर जितना बल लगाएगा पिंड बी भी पिंड ए पर उतना ही बल लगाएगा। आप लोग अभी जो क्लास देख रहे होगे कहीं ना कहीं चेयर पे बैठ के देख रहे होगे या फिर जो है क्या बोलते हैं कि खटिया पे या फिर बेड पे बैठ के देख रहे होगे। ठीक है, चारपाई पर या फिर बेड पर बैठ के देख रहे होगे। अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, चेयर पर बैठे हुए हो, तो आप चेयर को नीचे की ओर धक्का दे रहे हो, तो असल में होगा क्या, चेयर भी आपको ऊपर की ओर उतना ही बल लगा रही होगी, उतना ही धक्का दे रही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों बल क्या होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बेटा जी क्या होता है, इसलिए बच्चों क्या बोलते हैं कि आपको कोई भी बदलाव महसूस नहीं होता, कोई भी गति महसूस नहीं होती है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि बल सदैव, ये जो बल है वो सदैव युगलों में पाया जाएगा। पिंड ए पिंड बी पर जितना बल लगाएगा, पिंड बी भी पिंड ए पर उतना ही बल लगाएगा। तृतीय नियम में ऐसा कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है कि भैया, याद रखना बच्चों, ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धरती को अभी धक्का दे रहे हैं आप पीछे की ओर और धरती हमको शाम को धक्का देगी आगे, अगर ऐसा नहीं है। अगर हम चल रहे हैं तो जिस टाइम पे हम धरती को पीछे की ओर धक्का देंगे उसी टाइम पर धरती हमको आगे की ओर धक्का देगी। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। अगर आपने टेबल पे बुक को रखा हुआ है, आपने टेबल पर क्या रखा है? बुक को रखा हुआ है। टेबल पे बुक को रखा हुआ है तो याद रखना बच्चों, ये बुक क्या कर रही है? टेबल को नीचे की ओर धक्का दे रही है। अब क्या होगा? टेबल इस बुक को ऊपर की ओर धक्का दे रही होगी। यानी कि देखो, जो बुक है, बुक ने जो टेबल पर बल लगाया उसे बोलेंगे क्रिया बल, है ना। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्रिया बल। बच्चों क्रिया बल कहाँ पे लग रहा होगा? बेटा क्रिया बल जो है देखो कहाँ पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? टेबल पर। अब जरा सोचो कि टेबल ने क्या किया भाई, जितना बल इसने लगाया, किताब ने टेबल पे लगाया, टेबल क्या करेगी? उतना ही बल किताब पर ऊपर की ओर लगाएगी। ठीक है, उतना ही बल किताब पर ऊपर की ओर लगाएगी। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या है? टेबल ने जो बल लगाया किताब पर। ठीक है बच्चों, प्रतिक्रिया बल किस पर लग रहा है? तो ये लग रहा है बुक पर। तो आप देख सकते हो क्रिया बल लग रहा है टेबल पर और प्रतिक्रिया बल लग रहा है बुक पर। यानी कि जो ये दोनों बल हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। देखो बेटा, दोनों की तो दिशाएं हैं वो क्या है? विपरीत है। दिशा विपरीत है, इसलिए क्या है? चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है। और परिमाण बच्चों क्या होगा? समान होगा। समान परिमाण व दिशा विपरीत। अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो तो किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, हमारे जो कोर्स में, जो सिलेबस में जो संवेग संरक्षण का नियम है उसमें दो वस्तुएं आपस में टक्कर कर रही है। टकराने के पहले कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग बराबर रहता है। तो इसको लिख लेते हैं। यदि किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में टक्कर हो तो तथा उन पर कोई बाहरी बल काम ना करे, बाहरी बल कार्य ना करे तो टकराने के पहले कुल संवेग
वाह। टक्कर के बाद का कुल संवेग आपस में बराबर होता है। और फॉर्मूला भी है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो टक्कर के पहले ये संवेग था पहली वस्तु का, टक्कर के पहले ये संवेग था दूसरी वस्तु का। तो टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर किसके होगा? टक्कर के बाद के कुल संवेग। तो टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर क्या होगा? टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। तो बच्चों संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल काम ना करे तो उसका कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, संवेग जो है नियत रहता है। और संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है रॉकेट नोदन की अभिक्रिया, रॉकेट नोदन या रॉकेट का उड़ना। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो इसी नियम पर ही काम करता है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है यही सारे नियम थे और इसको हमने प्रॉपर रिवाइज कर लिया है, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।